नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज जो हमें क्लास शुरू करनी है वो हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके नाम वैसे कई हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसको बोलते हैं, सरस्वती सभ्यता भी इसको बोला जाता है। और कई इतिहासकार तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको बोला जाता है। अब इतने नाम होने के एक ही सभ्यता के क्या कारण है, उन कारणों को हम देखेंगे। फिलहाल जो सबसे सर्वमान्य नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम जब ये क्लास कर रहे हैं तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता ही मुख्यतः बोलूंगा, क्योंकि सिंधु नदी घाटी के किनारे जितने भी नगर पाए गए हैं और वो मुख्यतः तीन देशों में पाए गए हैं, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इन तीनों देशों के हम मुख्य स्थानों को देखेंगे। हालांकि अफगानिस्तान में सिर्फ दो ही क्षेत्र हमें मिले हैं। वो दो क्षेत्र मिले हैं, उन क्षेत्रों की क्या अहमियत है, क्या उनकी मुख्य विशेषता है, वो देखेंगे। और आप एक बात को समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका इतिहास 2500 से 1500 बीसी तक का बताया जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कब एग्जिस्ट करती थी, मोटा मोटी अभी समझ लीजिए। आगे जब हम क्लास करेंगे तो एग्जैक्ट डेट भी हमें उसकी पता लग जाएगी। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि 2500 से 1500 तक सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट में थी। यानी उसका विस्तार 2500 से 1500 तक में हो रहा था। और 1500 से 700 या 600 बीसी तक हमें वैदिक सभ्यता भी देखने को मिलती है। वैदिक सभ्यता यानी 2500 से 1500 तक हमें देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और 1500 से 700 तक हमें देखने को मिलती है वैदिक कल्चर। और इसके ही आगे ये आज की डेट है 2024। तो आप ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में जब दयाराम साहनी पहली बार हड़प्पा जो क्षेत्र उसको खोजेंगे, वहां से हमें पता लगा कि हमारा इतिहास 4500 से 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। क्या है? पहले भारतीय जो थे वो ये समझते थे कि जो हमारा इतिहास है वो सिर्फ वैदिक कल्चर तक ही हमारा इतिहास है, क्योंकि हमें वैदिक स्रोत मिले हुए थे, वैदिक साहित्य हमें मिले हुए थे, वो लिखित स्रोत जो यानी वैदिक कल्चर किसको बोलते हैं, पहले तो ये समझिए। वैदिक कल्चर उसको बोल रहे हैं, वैदिक संस्कृति उसको बोल रहे हैं जिस समय काल के बारे में हमें मुख्यतः जानकारी प्राप्त होती है वो वैदिक साहित्य से होती है। कहां से? वैदिक साहित्य से। यानी 1500 बीसी से लेकर 700 बीसी तक की जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में हमें वैदिक साहित्य से पता लगता है। और क्योंकि वैदिक साहित्य से उसके बारे में हमें पता लग रहा है, इसीलिए उसको वैदिक कल्चर, वैदिक युग बोला जाता है। हमारे पास ये वैदिक युग तक ही सीमित थी हमारी जो इतिहास था, भारतीय का इतिहास। लेकिन अचानक से जैसे ही 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज कर लेंगे, हड़प्पा उन्हें मिल जाएगा, हमें तभी से पता लगेगा कि हमारा इतिहास तो 5000 से 5000 बीसी तक का जाता है। यानी ये खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई, ये भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी, बहुत अच्छी घटना थी, जिसका होना ये साबित करता है कि हमारा इतिहास 5000 साल तक का था। और क्योंकि वो इतिहास के जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपियां मिली हैं वो पढ़ी नहीं गई, अगर वो लिपियां पढ़ ली गई तब तो इतिहास और ही कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे पास यही साक्ष्य है, क्योंकि पुरावशेष जो हमें मिले हैं, पुरातत्व जो मिले हैं, उनके अनुसार उनको बेस बनाकर हमने इतिहास का पूरा निर्माण किया है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी जो खोज हुई है, इसकी खोज लगभग 100 वर्ष पहले ही मानी जाती है दयाराम साहनी द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं था कि अचानक से 1921 में दयाराम साहनी गए, उनको एकदम से हड़प्पा मिल गया और हमने उसी दिन से मानना शुरू कर लिया कि हमारा इतिहास, भारतीय इतिहास 5000 साल पुराना है। ऐसा नहीं हुआ था। उसका भी बेस यानी उसकी भी नींव और पहले से 1826 से शुरू हो गई थी। 1826 में चार्ल्स मेसन ने एक टीला देखा। चार्ल्स मेसन, इन्होंने एक टीला देखा, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि ये टीला आखिर में है क्या।
उसके बाद डलहौजी भारत आया और डलहौजी ने रेलवे लाइन बिछाई। और रेलवे लाइन जब डलहौजी बिछा रहा था तो वहां पर उस रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान, उस रेलवे लाइन को बिछाने के दौरान में कुछ ईंटें मिली और वो ईंटें पकी ईंटें थी और उन्होंने थोड़ा सा गहराई तक खोदा, क्योंकि रेलवे लाइन बिछाने के लिए, उसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए थोड़ी खुदाई करनी होती है। और जब वहां पर खोदा गया तो वहां पे ईंटें मिलनी शुरू हो गई। हालांकि वो ईंटें मिली, डलहौजी को भी समझ नहीं आया ये ईंटें किस चीज का प्रमाण है। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक लैंडमार्क इवेंट सेट करेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम को आपको जानना चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपना पैसा खर्च करते थे, अपना रुपया खर्च करते थे किन चीजों पर? रिसर्च पर। और इनको पुरातत्व और पुरावशेषों की खोज में इनको बहुत मजा आता था। इनकी रुचि थी पुरावशेष खोजने में। और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद कैनिंग की मदद से 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी। यानी भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया कैनिंग की मदद से। और अलेक्जेंडर को बनाया गया उसका पहला सर्वेयर। उसके बाद कर्जन एक व्यक्ति रहे। कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक सेंट्रलाइज सिस्टम से बनाया। इससे पहले क्या होता था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से काम करती थी, लेकिन कर्जन ने इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया और जॉन मार्शल को उसका डायरेक्टर जनरल बना दिया। किसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और जॉन मार्शल को जो उन्होंने डायरेक्टर जनरल बनाया, जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बनाने का जो कारण था वो ये था कि पहली चीज तो वो यंग थे और दूसरा वो एक टेक लवर थे, यानी एक तकनीक प्रेमी थे। वो पुरावशेषों को निकालकर कहीं भी जहां पे पुरावशेष मिलता था उसको तकनीक के माध्यम से, नई नई तकनीकों के माध्यम से उनकी खोजबीन करते थे। उनका समय काल, अवधि, उनका बनावट, इन सब चीजों की वो बहुत अच्छे से रिसर्च करते थे। इसीलिए जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। उसके बाद इन्होंने ही मिलकर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 बनाया। प्राचीन स्मारक संरक्षण, आप कहीं भी आज जब किसी प्राचीन इमारत में जाते हैं, लाल किले आप जाएं, कुतुब मीनार जाएं, या भारत के दक्षिणी हिस्से में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, आप इन मंदिरों में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां पर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक पट्टी लगी होती है और वो वहां पे लिखा होता है कि ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत ये इमारत संरक्षित है। इसके 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी तरीके के आवास को बनाने की इजाजत नहीं है। ये अधिनियम बनाने का फायदा यही हुआ कि वो जो हमारी प्राचीन विरासतें थी उनको संरक्षित किया जाए। और इसी पीरियड में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा खोज निकाला और रखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी। और उसके बाद आजादी तक 1947 से 40 स्थल सिंधु नदी के किनारे और आजादी के बाद हजारों नगर खोजे गए और उन नगरों में सरस्वती नदी के किनारे भी वो नगर खोजे गए। और सरस्वती नदी के किनारे जो नगर खोजे जा रहे हैं, इसी की वजह से इतिहासकारों ने बोला कि इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं सिंधु सभ्यता, कुछ बोलते हैं सरस्वती सभ्यता, कुछ बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, कुछ बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, और कुछ इतिहासकार इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युगीन सभ्यता, और कुछ इतिहासकार इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी बोलेंगे, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर एक्सकेवेशन चल रहा है, खुदाई चल रही है, उत्खनन चल रहा है, और एक के बाद एक इतने शहर निकल के आए कि इतिहासकारों ने बोला ये तो क्रांति है, नगरीय क्रांति। एकदम से इतने शहर जब मिलने शुरू हो गए तो उन्होंने बोला कि हम इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी बोलेंगे। और इसीलिए इसके इतने सारे नाम है, क्योंकि इतिहासकार जो होते हैं वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे, अपनी खोजों के बेसिस पे, अपने उत्खनन क्षेत्र, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जिस क्षेत्र में उत्खनन करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में उत्खनन की वजह से वो चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा जाए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी, तो उन्होंने चाहा कि हमारे क्षेत्र जो हमने खोजा उसके नाम पर नाम रखा जाए। लेकिन इतिहासकारों में जो सर्वमान्यता हुई वो ये कि पहला क्षेत्र जो खोजा गया, पहला शहर जो नगर खोजा गया हड़प्पा,
उसके नाम पर ही पूरी सभ्यता का नाम रखते हैं। इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता सर्वमान्य नाम है। इसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वाले क्षेत्र में था और बाद में ये इतने ज्यादा शहर मिले कि विभाजन के बाद तो इंडिया में भी बहुत सारे क्षेत्र मिलने लगे और विभाजन से पहले ये पूरा जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन में बहुत सारे क्षेत्रों की उत्खनन हुआ। और अब हम देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यताएं। तो आपको ऐसे समझना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता और इजिप्ट की सभ्यता भी एग्जिस्ट कर रही थी और इन्हीं सभ्यताओं को बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यताएं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये आप देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता और चाइना की सभ्यता भी एग्जिस्ट कर रही थी। चाइना की हालांकि उससे हमारा कोई ताल्लुक इतना नहीं है उस समय पर, बाद में हम देखेंगे कि चाइना से हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा रहा, लेकिन जो मुख्य हमें रिलेशन देखना है, जो संबंध देखना है, वो हमें देखना है मेसोपोटामिया से, क्योंकि कुछ इतिहासकार ऐसा एक सिद्धांत पेश करेंगे जिसमें वो बोलेंगे कि मेसोपोटामिया से आए लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई, जिसको बोलते हैं प्रसरणवादी सिद्धांत, डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी इसको बोला जाता है कि कुछ लोगों का प्रसरण हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। कुछ चीजें मिलेंगी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेसोपोटामिया में भी मिली। उन कारणों की वजह से, उन चीजों के मिलने की वजह से इतिहासकार एक संबंध बिठाने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया ही जो सभ्यता के लोग आए, विदेशी सभ्यता के जो लोग आए, उन्होंने बसाया। और इसको विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। जब हम उत्पत्ति देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कि उत्पत्ति कैसे हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमें पता लगेगा कि एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, एक देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो दे रहे हैं वो कौन इतिहासकार होंगे? देखो, अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कई समय तक राज करा। अब जब ये इतिहासकार अपने आप को अच्छा प्रूफ करेंगे, इन्होंने तो हम पर यही बोल के राज किया ना कि तुम बड़े असभ्य हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें नगर तक बसाना नहीं आते, तुम्हारी साफ सफाई अच्छी नहीं, तुम्हारे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं, हम तुम पर इसलिए राज कर रहे हैं ताकि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सके, तुम्हारी हेल्थ सिस्टम अच्छा हो सके, तुम्हारे पास अच्छी सड़कें नहीं है, तुम्हारे पास रेलवे सिस्टम नहीं, हम ये सब डेवलप करने आए हैं और तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए, अगर ये इतिहासकार प्रूव कर दे कि हमारी सभ्यता तो बहुत पहले से ही सभ्य है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, तो ये अंग्रेजों को राज करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए कुछ इतिहासकार, डीडी कोशाम्बी जैसे इतिहासकार, महाटिवर व्हीलर जैसे इतिहासकार, मैके जैसे इतिहासकार, क्रेमर जैसे इतिहासकार बोलेंगे कि मेसोपोटामिया से आए लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई। इसीलिए हमें मेसोपोटामिया देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और मेसोपोटामिया और इजिप्ट, मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बीच में बसा हुआ नगर था जो दजला फरात, और इजिप्ट नील नदी, और ये तो आप जानते ही होंगे फर्टाइल क्रिसेंट, कार्टल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का पालना इसको बोला जाता है। तो हमें मेसोपोटामिया बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि हमें बाद में इसका संबंध स्थापित करना है, इसीलिए हमें मेसोपोटामिया देखना जरूरी है। तो मेसोपोटामिया को हम अगर देखें, मेसोपोटामिया का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है मेसोस प्लस पोटामोस, यानी नदी के मध्य का क्षेत्र, जिसे हम लोग हिंदी में दोआब बोलते हैं। यानी एक नदी यूफ्रेट्स, एक नदी टिग्रिस ऐसे जारी होगी और जो इसके बीच का क्षेत्र है इसी को बोलते हैं मेसोपोटामिया। और सबसे पहले शहरी जीवन और लेखन कला यहीं पर शुरू हुई और यहाँ पर दक्षिणी मेसोपोटामिया में और उत्तरी मेसोपोटामिया में हमें नगर मिले। लेकिन असीरिया जो कि उत्तरी मेसोपोटामिया में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुमेर, अक्कद और बेबीलोन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यही सबसे पहले अपनी भाषा इवॉल्व करेंगे। अरामाइक इनकी स्क्रिप्ट और क्यूनिफॉर्म टाइप की इनकी जो लिपि होती थी वो हमें यहाँ से मिली है। तो सुमेर में सुमेरियन बोली जाती थी, अक्कद में अक्कदीय भाषा और बेबीलोन में बेबीलोनियन भाषा बोली जाती थी। इन्हीं की कंबाइंड एक स्क्रिप्ट है जिसको अरामाइक स्क्रिप्ट बोला जाता है। और जो इनकी लिपि थी वो थी कीलाकार किस्म की, यानी कीलाकार, ये जो आप देख रहे हैं ये लिपि, इसको बोलते हैं कीलाकार लिपि।
ये मिट्टी की एक लंबी पट्टिका लेते हैं और उसमें चिकनी मिट्टी भरते हैं और उसको सरकंडे की सहायता से ऐसे खोद खोद के उसमें लिखा जाता है। इसको बोलते हैं कीलाकार लिपि। और कीलाकार लिपि यहां से मिलेगी, लेकिन जो हम बाद में जब ये प्रूव करेंगे, जब हम इस बात पे तर्क देंगे कि जो मेसोपोटामिया है और सिंधु सभ्यता है, इसमें समानताएं होने के बाद भी असमानताएं हैं, तो हम उसमें ये बताएंगे कि यहाँ की लिपि कीलाकार है और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि पाई जा रही है वो चित्राक्षर भाव चित्रात्मक लिपि है। और यहाँ का एक शासक हुआ करता था सरगोन, जिसकी मिट्टी की एक पट्टिका मिली है और उस मिट्टी की पट्टिका पर कई नाम मिले हैं। जैसे मेलुहा एक शब्द वहां मिला है। मेलुहा का जो मतलब निकाला जाता है वो मोहन जोदड़ो से निकाला जाता है। भिलमून का जो मतलब निकाला जाता है वो बहरीन से निकाला जाता है। मकान का जो मतलब है वो मकरान तट से निकाला जाता है। और इसी वजह से हम बोलेंगे कि मेसोपोटामिया में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ तो संबंध, कुछ तो कनेक्शन था ही, लेकिन वो कनेक्शन इतना नहीं था कि मेसोपोटामिया के लोग आएंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसा देंगे। उसके बाद बेबीलोन का एक राजा था हम्बुराबी, जो अपनी विधि संहिता के लिए मशहूर था। अब क्योंकि हमें यह स्थापित करना है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक और वैचारिक संबंध तो था, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई। इसीलिए कुछ असमानताओं के बिंदु को हमें देखना होगा, और वो असमानताओं के बिंदु जो हैं वो सबसे पहले कीलाकार लिपि जो कि मेसोपोटामिया में मिली, कीलाकार लिपि मेसोपोटामिया में मिली, और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षर है। ये आप लिपि देख रहे हैं, ये चित्राक्षर है। इसमें भाव छिपे हैं। जैसे ये कुछ भाव हैं, ये क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे, क्योंकि लिपि पढ़ी तो कहीं नहीं है। उस लिपि के बारे में हम अच्छे से अभी देखेंगे। फिलहाल जो इनमें असमानता है वो यही कि यहाँ पे कीलाकार लिपि है, चित्राक्षर लिपि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, और मेसोपोटामिया की नियोजन जो थी, नगर नियोजन और वहाँ की सफाई इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। और मेसोपोटामिया का जो शासन वर्ग था वो मंदिर और पुरोहित था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ का जो शासन था वो व्यापारिक वर्ग संभालते थे, क्योंकि व्यापार यहाँ पे बहुत आयत से होता था। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटें मिली हैं, जबकि पक्की ईंटें मिली हैं जिन्हें पका के बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में अपवाद सहित कहीं कहीं हमें मिलेंगी कच्ची ईंटें। और मेसोपोटामिया अर्धनगर था, यानी सेमी अर्बन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से अर्बन थी। बाट माप तोल में एक रूपता नहीं थी मेसोपोटामिया में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में बाट माप तोल इनमें एक रूपता थी। मोहरे जो है बेलन आकार की मिली है ज्यादातर मेसोपोटामिया में, और वर्गाकार मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब बाट माप तोल में एक रूपता जो दर्शाती है वो इस चीज को दर्शाती है। देखिए, अगर भारत में आज मैं आपसे पूछूं कि भारत में जितना 1 किलो केरल में है, 1 किलो उतना ही जम्मू कश्मीर में है, ये 1 किलो में अंतर क्यों नहीं आता? 1 किलो में अंतर क्यों नहीं आ रहा? तमिलनाडु में भी 1 किलो उतना ही है, गुजरात में भी 1 किलो उतना ही है, पश्चिम बंगाल में भी 1 किलो उतना ही है, जम्मू कश्मीर में भी 1 किलो उतना ही है। ये इसलिए है क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो इस चीज को मानकीकृत करती है। यानी 1 किलो केरल में भी उतना, 1 किलो जम्मू कश्मीर में भी उतना ही। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती थी। ये एक यहाँ पर भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी, जैसे आज हमारे भारत में देखने को हमें मिलती है। इस लिपि के बारे में आपको जानना चाहिए। ये जो लिपि है, ये लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। ये सैंधव लिपि के कुछ नमूने हैं। कुछ लिपियां लेफ्ट से राइट लिखी जाती हैं और कुछ लिपियां राइट से लेफ्ट। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इन दोनों को मिलकर, यानी ये पहले लेफ्ट से राइट से शुरू होती है, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट। इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है बोस्ट्रोफेडोन, बोस्ट्रोफेडोन। और इसको, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है इन टर्न काउ, यानी जैसे एक खेत में
गाय खेत को जोतती है इस तरीके से। इस तरीके से इस लिपि को लिखा गया है और इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडोन। ये जो आप देख रहे हैं ये लिपि पहले यहाँ से लिखी गई, फिर यहाँ खत्म हुई, तो यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ, और यहाँ से लेफ्ट से फिर राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, इस तरीके से इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडोन। और लगभग 450 से 500 अक्षर अलग अलग हमें मिले हैं और हर अक्षर का एक भाव है। इसीलिए इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है ये। अब इस लिपि को पढ़ने का दावा कई लोगों ने किया, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आई.डी. महादेवन। आई.डी. महादेवन ने इसको पढ़ने का दावा किया है, लेकिन इतिहास में हम जब तक किसी दावे को नहीं मानेंगे जब तक कई इतिहासकार उस चीज को ना मान ले। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आई.डी. महादेवन ने बोला कि मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ ली है। कौन सी स्क्रिप्ट? इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली है। लेकिन अगर 200 में से जब तक 200, 150 या 180 इतिहासकार ये नहीं मानेंगे कि जो आई.डी. महादेवन ने जो पढ़ा है वो उन्होंने बिल्कुल सही पढ़ा है, जब तक इतिहासकार और इतिहास की फील्ड में ये नहीं माना जाएगा कि वो सही बोल रहे, तो अभी भी ये स्क्रिप्ट जो है वो नहीं पढ़ी जा चुकी है। तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है हमें वो देखना है। भौगोलिक विस्तार इंडस वैली सिविलाइजेशन का 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। भौगोलिक विस्तार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। हमें अफगानिस्तान के क्षेत्र, हमें पाकिस्तान के क्षेत्र, हमें भारत के क्षेत्र सब देखने हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से क्लास ले लेंगे जिसमें सिर्फ हम मैप वर्क करेंगे, यानी हम पाषाण काल के जो स्थान है उनको भी, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां जो है उसको भी, और बाद में हड़प्पा सभ्यता के सारे क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान है हम उनको पॉइंट करके एक बार देख लेंगे। तो 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार था, भौगोलिक विस्तार था, जिसमें अफगानिस्तान में तो केवल मुंडीगाक और शुर्तुगोई 2 ही शहर मिले हैं। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 ही शहर मिले हैं, 2 ही नगर मिले हैं। मुंडीगाक जो है वो साउथ में और शुर्तुगोई जो है वो उत्तर नॉर्थ में हमें मिलता है अफगानिस्तान में। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्षेत्र मिले, 2 ही नगर मिलते हैं, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये दोनों उपनिवेश थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ये उपनिवेश थे। जैसे ब्रिटिशर्स के कई उपनिवेश थे, वैसे ही ये 2 उपनिवेश थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के, क्योंकि ये 2 ही क्षेत्र, 2 ही नगर मिले हैं। अगर ज्यादा नगर मिलते तो हम वहां पर भी सभ्यता को मानते, लेकिन क्योंकि 2 ही नगर मिले हैं इसीलिए वहां पर ऐसा माना जाता है कि ये दोनों उनकी कॉलोनीज थी। अब हम अफगानिस्तान में तो हमने देख ली कि 2 ही शहर है, 2 ही नगर है, लेकिन पाकिस्तान और भारत में बहुत सारे क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे और हमें उनको देखना है। ये जो रीजन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाला एरिया, सिंध वाला एरिया, पंजाब और भारत, हमें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मिलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिलेंगे। तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो क्षेत्र है वो 3 भागों में बांटा है, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। और सिंध में भी 2, पहला सिंधु के लेफ्ट साइड और सिंधु रिवर के राइट साइड। जो नदी का जो लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा होता है कि मान लीजिए नदी यहाँ ऊपर से भारत में बहकर आ रही है और यहाँ कहीं कराची में गिरेगी, तो नदी के बहने की दिशा में, नदी के बहने की दिशा में आप खड़े होंगे तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। और इसी में लेफ्ट साइड में कोटदीजी, चांदहुदड़ो और राइट साइड में आमरी और मोहनजोदड़ो जैसे शहर हमें मिलेंगे। बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर, मेहरगढ़ और नौसारो, पंजाब में हड़प्पा और सरायखोला, और भारत में जम्मू में मांडा, पंजाब में रोपड़ रूपनगर, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, कुड़ाल, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में 2 जगह पे। पहला जो हमें मिलेगा वो कच्छ की खाड़ी में,
दूसरा हमें मिलेगा खंबात की खाड़ी में। तो कच्छ में जो हमें मिल रहा है देसलपुर, सुरकोतरा, धौलावीरा, और खंबात में रोजदी, रंगपुर, लोथल, और एक शहर और है प्रभास पाटन, और भगतराव भी है। महाराष्ट्र में दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। अभी जो एक चीज और देखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे नॉर्देस्ट पॉइंट था, सबसे सदर्न पॉइंट था, और सबसे ईस्ट यानी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो है, हमें वो भी देखना है। तो सबसे जो नॉर्थ में जो हमें मिला, वो जो सबसे उत्तरी में हमें मिलेगा मांडा, जो कि जम्मू में है, और ये जिस नदी के किनारे पड़ेगा उस नदी का नाम है चिनाब। उसके बाद सबसे जो पूर्वी है वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और ये पड़ेगा हिंडन नदी के किनारे। हिंडन, अगर गाजियाबाद क्रॉस करके आप जाएंगे तो वहां पे हिंडन नदी पड़ेगी। और सबसे साउथ में दैमाबाद, सबसे साउथ का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे साउथ, यानी जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता पूरे में मिली है, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें एक कोर में मिली है, ये इस कोर का सबसे सदर्न, सबसे नॉर्दर्न, सबसे वेस्टर्न और सबसे ईस्टर्न पार्ट हम देख रहे हैं। तो सबसे नॉर्थ में तो हमने बताया मांडा, जम्मू में चिनाब, सबसे ईस्ट में यूपी में आलमगीरपुर नदी हिंडन, सबसे साउथ में महाराष्ट्र में दैमाबाद और नदी है प्रवरा, और सबसे वेस्ट में सुतकांगे डोर, जो कि दश्क नदी के किनारे है, और ये बलूच में है, बलूचिस्तान में है। तो ये आप एक बार देखिए कि सबसे नॉर्थ में मांडा, जम्मू में नदी चिनाब के किनारे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में, और सुतकांगे डोर दश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में। अभी हमने भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र देखे, सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ, ईस्ट, वेस्ट पॉइंट्स देखे कौन कौन से हैं, और उन क्षेत्रों को देखा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको यह भी समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाला हर नगर महत्वपूर्ण नहीं होगा। प्रश्न की दृष्टि से भारतीय सभ्यता में तो, भारतीय इतिहास में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन प्रश्न की दृष्टि से अगर देखें तो हमें प्रश्न हमेशा अपवादों से ही मिलते हैं, एक्सेप्शन से ही मिलते हैं। और एक्सेप्शंस वाले जो क्षेत्र हैं, जो नगर हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, और उनको बहुत विस्तार से हम एक एक नगर के बारे में पढ़ेंगे, एक एक जगह के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा के बारे में हम पढ़ेंगे। धौलावीरा में रिजर्वॉयर हमें मिला, वाटर रिजर्वॉयर, जलाशय हमें मिलता है। तो ऐसे ही हम हर एक शहर को, एक एक नगर को उठाएंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे। और आज जो हमने देखा है वो हमने इन नगरों को देखा है, इनका विभाजन देखा है, भौगोलिक विस्तार, इनका सबसे नॉर्थ साउथ पार्ट और वेस्ट ईस्ट पार्ट देख लिया। एक चीज और देखनी है वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो जो इतिहासकार मेसोपोटामिया वाले हैं, जो इतिहासकार बोलते हैं कि मेसोपोटामिया से आए लोगों ने सिंधु घाटी को बसाया, वो इतिहासकार जब बोलेंगे तो उस सिद्धांत को हम प्रसरणवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी उसको बोला जाता है। और जो इतिहासकार बोलेंगे कि आर्य, द्रविड़, सोती संस्कृति, ईरान, बलूचिस्तान की कई संस्कृतियां थी, जैसे नाल, कुल्ली, झोब, क्वेटा संस्कृति, इन संस्कृतियों से उद्भव हुआ है सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है, एक प्रोसेस था, उद्विकास हुआ है, वो बोलेंगे देशी उत्पत्ति के सिद्धांत में। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में जो प्रमुख इतिहासकार है जो ऐसा मानते हैं, E.J.H. मैके, मार्टिवर व्हीलर, डी कोशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर जैसे इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं। और ये इतिहासकार भी मुख्यतः मेसोपोटामिया को
बताते हैं कि मेसोपोटामिया के विचार का बहुत ज्यादा योगदान रहा इस वजह से। और इन इतिहासकारों ने कई मत दिए। उसमें से जो पहला मत है वो ये कि दोनों सभ्यताएं आपस में व्यापारिक और वैचारिक संबंध से जुड़ी हुई थी। इस वजह से ये बोलते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता बसाई। दूसरा, दोनों सभ्यताएं शहरी थी, इस वजह से दोनों में लेखन कला थी। मेसोपोटामिया में एक जिगुरत नाम की चीज मिलती है, ये जो आप देख रहे हैं इसको जिगुरत बोलते हैं। और जिगुरत जैसी एक संरचना सिंधु के नगरों से प्राप्त हुई है, लेकिन हर बहुत रेयर ये सब मिली है। और ये बोलते हैं कि जिगुरत क्योंकि वहां भी थी, यहाँ भी है, और आज भी पाई जाती है। मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में आज भी जिगुरत पाई जाती है। तो ये वहां से संबंध बिठाने की कोशिश करते हैं। और दोनों जगह वृहद अन्नागार मिले हैं, ग्रेट ग्रेनरी मिली है। इन्हीं दोनों की वजह से इतिहासकार बोलते हैं कि जो मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कनेक्शन था, और वो कनेक्शन ये था, इतना तक था कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसा दिया। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इतनी समानताएं होने के बाद भी कई असमानताएं। एक तो असमानता हमने देखी वो लिपि और वो शहरों वाली, लेकिन कुछ असमानताएं और भी थी। जो असमानताएं ये बताती कि बहुत सारी समानताओं के बावजूद भी भीतर में अगर सूक्ष्म उसका हम विश्लेषण करें तो बहुत सारी असमानताएं दिखती हैं। तो आपको वहां पर उत्तर में सबसे पहले तो यही बताना है कि उनमें मौलिक अंतर था। और 1970 के दशक तक ये स्थापित हो चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है वो यहीं की ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। कहाँ की ग्रामीण संस्कृतियों से? भारत के क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। और कुछ संस्कृतियां जैसे कुल्ली, आमरी नाल, क्वेटा और झोप संस्कृति, कोट डीजी संस्कृति, इन संस्कृतियों से इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्विकास हुआ है। यानी ताम्र पाषाणिक काल की वो संस्कृतियां, वो ग्रामीण संस्कृतियां जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी भारत में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, उन संस्कृतियों ने मिलकर आपस में एक सभ्यता बसाई जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत ऐसे मान लीजिए, और कुछ संस्कृतियां इधर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, कुछ संस्कृतियां इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, कुछ संस्कृतियां ये भारत वाले क्षेत्र में हमें मिली। ये छोटी 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 संस्कृतियां ऐसे इवॉल्व यहाँ पर पाई जाती थी। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी। और इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में हमने वो सिस्टम को समझा था वस्तु विनिमय, एक्सचेंज। और जब इनमें एक्सचेंज शुरू हुआ, इनमें आपस में एक्सचेंज शुरू होगा तो ये व्यापार करेंगी। और आने वाले समय में यही सभ्यताओं ने मिलकर वेल प्लान्ड सिटीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वेल प्लान्ड सिटीज को डेवलप किया। धोलावीरा जब आप देखेंगे तो मनसर नदी और मनहर नदी के बीच में धोलावीरा को बसाया गया। और इतने बड़े शहर को बसाने के लिए, इतने बड़े नगर को बसाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। ऐसे लोगों की जो जमीन की क्वालिटी को बता सकें कि यहाँ पर शहर बसाना सही है। उन्होंने जलाशय बनाया, एक कृत्रिम जलाशय वो बना रहे हैं, रिजर्वायर बना रहे हैं। आज रिजर्वायर बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, तब जाके एक रिजर्वायर बनता है। तो उस समय जब धोलावीरा के लोगों ने उस रिजर्वायर को बनाया होगा तो कितने वहां पर लोग लगे होंगे। तो ये एक वेल प्लान तरीके से बनाया गया था। इन सब चीजों को भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।